अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था, विशेष तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगली हेडिंग हमारी है परावर्तन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं देखेंगे। दो नियम होते हैं, दोनों नियम क्या क्या है। पहला नियम दिया है आपतित किरण, क्या दिया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, तीनों एक तल पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट आई, परावर्तन कोण यानी कि इंसिडेंट आर के बराबर, यानी कि आई बराबर आर, या समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है आइए इसे जाने। तो आई बराबर, यानी कि ये दो नियम है, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर जाके मिलते हैं। और दूसरा दिया है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब कह रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उनको भी जानेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा कैसे बनता है प्रतिबिंब देखेंगे। पहला दिया है 16.3 यानी प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या कह रहे हैं, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में हमारा चित्र दिखाई देता है जिसे हम प्रतिबिंब या जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को बनने के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक जो इमेज बनती है, आभासी जो बिखर जाती है। ठीक है, तो देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग दी गई है, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तव में नहीं मिलती हैं पर वे आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। 16.4 में क्या कह रहे हैं, हेडिंग दी गई है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो एक मोमबत्ती बिंदु लें, यानी कि एक मोमबत्ती बिंदु O है। ठीक है, समतल दर्पण M1 के सामने, आपको इसमें फिगर दिया गया होगा, हम फिगर के जरिए इसको समझाते हैं। तो ये आपको फिगर देख लीजिए। पहले ये फिगर दिया है कि M दिया है और M1 दिया है, एक मोमबत्ती जल रही है, फिर उस मोमबत्ती से जो किरणें जा रही हैं वो किस में बट रही हैं, KAB। और ये जो हमारा है ये क्या है, मिरर है, यानी कि दर्पण है। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा था हमारा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जब हमने समतल दर्पण में एक मोमबत्ती को जलाकर उसमें से किरणों को पास कराया तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा था देखेंगे। एक मोमबत्ती बिंदु O समतल दर्पण MM के सामने स्थित है। मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में क्या होती हैं, निकलती हैं। आप देखते हो कि मोमबत्ती जब जलाते हैं तो पूरे कमरे में प्रकाश फैलता है। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम तीन किरणें यानी कि OE, OA, OB लेते हैं। ये तीनों किरणें परावर्तन के चित्रानुसार परावर्तित होती हैं। किरण OE, क्या कह रहे हैं, किरण OE लंबवत आपतित होने के कारण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। किरणें यानी कि जैसे ही लंबवत होगी तो वो क्या कह रहे हैं कि वो अपनी ही जगह पे वापस लौट आती है। दूसरी किरण क्या कह रहे हैं, OA, यानी कि OA आपको दिख रही होगी। दूसरी किरण OA और OB क्रमशः AP और BQ मार्ग से परावर्तित हो जाएंगी। चित्र 16.5 आपको दिख रहा है, ये सब दिए गए हैं कि तीनों परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिल नहीं सकती, यानी कि जो तीन किरणें आपस में जा रही हैं वो परावर्तित होकर लौट तो रही हैं, सब में देखो ये वापस जा रही, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर मिल नहीं रही हैं। ठीक,
अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सभी अपसरित हो रही हैं, अपसरित मतलब फैल रही हैं, दूर दूर फैल रही हैं, इसलिए ये मिलती नहीं है। यदि इन तीनों किरणों को विपरीत दिशा में पीछे की ओर आगे बढ़ाएं तो वे तीनों किरणें दर्पण के पीछे बिंदु I पर मिलती हुई व्यतीत होंगी। यानी कि उल्टी तरफ जब हम इसकी जो किरणें जा रही हैं, मतलब जो फैल के जा रही हैं, उनको जब हम इमेज बनाएंगे तो वो एक बिंदु पे मिलती हुई नज़र आएंगी। अब कह रहे हैं अगर आप दर्पण के पीछे जाकर इस प्रतिबिंब को देखना चाहें तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वह आभासी रूप से बन रहा है, क्योंकि जो आभासी किरणें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी कि जितनी दूरी पर हमारी किरणें जाती हैं उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सम्मुख स्थित होती है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। अगली हेडिंग क्या दी है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, अब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। समतल दर्पण M1, M2 तथा दप्ती का एक टुकड़ा जिस पर रेड लिखा हो लीजिए, यानी कि रेड मतलब RED लिखा है, ठीक है, लिखा हो उसको ले लिया हमने, या नहीं है तो उस दप्ती पे आप लोग एक रेड लिख लीजिए। फिर कह रहे हैं दर्पण के सामने रेड लिखा हुआ है, आप जब कोई भी चीज़ लेके जाते हो शीशे में देखोगे तो वो आपको उल्टी नज़र दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में ये रेड लिखा है और दूसरी तरफ दिख रहा होगा कि वो जस्ट उल्टा दिखाई। तो क्या कह रहे हैं, रेड लिखा हो लीजिए, दर्पण के सामने रेड लिखा हुआ दप्ती का टुकड़ा लाएं, दर्पण में रेड लिखे हुए दप्ती के टुकड़े के प्रतिबिंब का क्या कह रहे हैं, अवलोकन कीजिए। क्या देखते हैं, रेड का प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहा है, रेड का प्रतिबिंब ऐसे उल्टा, यानी कि DER यानी उल्टा दिखाई पड़ता है। इसमें स्पष्ट है कि वस्तु तथा समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का व्यावहारिक उपयोग किसमें किया जाता है, आपने देखा अस्पताल में, गाड़ियों में होता है। अस्पताल की जो बंद गाड़ियाँ होती हैं उनमें जब लिखा रहता है गाड़ियों पर, बंद गाड़ियों पर एम्बुलेंस लिखा होता है, तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है, क्योंकि इसके समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रूप में की तरह लिखा होता है, ताकि वाहन चलाते समय हमारे वाहन के पीछे आने वाले जो अस्पताल की गाड़ी पर लिखे शब्द हमें सीधे दिखाई दें, क्योंकि जो उसके आगे जो दूसरी गाड़ी है उसके मिरर में जब वो शब्द पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल सीधा लिखा हुआ दिखाई पड़ता है और एम्बुलेंस को आगे की तरफ जाने देते या बढ़ने देते हैं। तो एम का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन द्वारा क्या कह रहे हैं, अब हमारे वाहन के पश्च दर्शक दर्पण यानी कि में के रूप में दिखाई दे ताकि हम अस्पताल की बंद गाड़ियों को अस्पताल शीघ्र पहुंचाने के लिए रास्ता दें और गाड़ी में बैठे गंभीर रोगी को शीघ्र उपचार किया जा सके। यानी कि जो गाड़ी में लोग बैठे होते हैं, जो मतलब बीमार व्यक्ति होता है, जख्मी व्यक्ति होता है, उसको जल्दी से अस्पताल पहुंचा जा सके। इसलिए जो एम्बुलेंस होती है उसमें जो शब्द लिखे होते हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं, ताकि जो उसके आगे वाले जो वाहन होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको वो सब सीधे दिखाई दें और उनको आगे निकलने के लिए आगे निकाला जाए। अब कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर यानी कि AHIMOTUVWXY ये समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इनका चाहे उल्टा बनाओ और चाहे सीधा बनाओ, जैसे भी आप देखोगे ये समान दिखेंगे। यानी कि इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो वैसे ही सेम बनता है। तो ए को आप ए में देखेंगे
शीशे में देखेंगे तो ए ही दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं ये अंग्रेजी के कि इनको शीशे में देखने के लिए ये बिल्कुल सीधे ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, परिवर्तन व्यतीत नहीं होता है। क्या समतल दर्पण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के दर्पण भी होते हैं? आइए जाने। हाँ होते हैं, बहुत सारे ऐसे दर्पण होते हैं। तो 16.5 में हमें क्या दिया है? गोलीय दर्पण। क्या दिया है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है देखेंगे। दैनिक जीवन में आप स्टेनलेस स्टील के चम्मच का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी चम्मच के उत्तल पृष्ठ यानी कि ऊपरी भाग पर अपना चेहरा देखा है? आपको प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है? चम्मच के उत्तल पृष्ठ यानी ऊपरी भाग की तरफ मुख करने देने पर अपना प्रतिबिंब छोटा, आभासी और कैसा सीधा दिखाई देता है। जब हम चम्मच के अवतल पृष्ठ धसा भाग से अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे शीशे आते हैं जिसमें आप देखोगे तो आप बिल्कुल छोटा दिखेगा, किसी में चेहरा छोटा दिखेगा और दूसरी तरफ ऐसा प्रतिबिंब होता है कि आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखे। तो अलग अलग प्रकार के ये शीशे आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा दिखाई पड़ता है। चम्मच को आपने चम्मच में भी देखा होगा, अपने चेहरे को देखना बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अपने से पर्याप्त दूरी पर रखकर देखें प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा तथा वास्तविक दिखाई पड़ता है, अर्थात यह चम्मच दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आपके जो चश्मे होते हैं उनमें अवतल और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का किस लिए किया जाता है? जिनको पास का दिखाई नहीं देता, और उत्तल दर्पण जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है। देखेंगे, आइए जाने कि गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चित्र जी 16 आपको 7 दिख रहा होगा, ये आपको गोलीय दर्पण दिए गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे चित्र 16.7 के अनुसार कांच के खोखले गोले की कल्पना कीजिए जिसका केंद्र C है। M1 M2 इसी गोले का कटा हुआ भाग है। इस भाग की बाहरी सतह पर चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है। यह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहलाता है। खोखले गोले के कटे हुए भाग यानी कि M1 M2 की आंतरिक सतह पर चांदी की कलाई करने पर गोलीय भाग की बाहरी सतह चमकीली दिखाई देती है तथा प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है, तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जो बाहरी सतह होता है वो चमकदार होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, और जो अंदर की बाहरी सतह चमकीली दिखाई देती है और अंदर का जो परावर्तन होता है वो कैसे होता है? बाहरी सतह में होता है, तो वो उत्तल दर्पण। आइए आपको गोलीय दर्पण और संबंधित परिभाषित शब्दावली से भी परिचय कराएं। तो पहले दिया है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आप जानते हो, जहाँ से आप प्रकाल रखते हो और प्रकाल रखे गोले को बनाते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बीच का होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, ये होता है वक्रता केंद्र। तो क्या है? किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उसके गोले का केंद्र होता है, यानी कि गोले का सेंटर होता है, जिसके एक भाग में गोलीय दर्पण बनाना होता है। और चित्र 16 में C वक्रता केंद्र, जो C आपको दिख रहा है ये क्या है? वक्रता केंद्र है। अगली हेडिंग क्या दी गई है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ दी कर्वेचर। ये जो आपको दूरी दिख रही है C से यहाँ तक की, ये क्या है? रेडियस। आपने मैथ में भी पढ़ा है रेडियस, सेंटर, तो ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
क्या कह रहे हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम काय से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वक्रता उसको सी से दर्शाते थे वक्रता केंद्र को, और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। चित्र 16.7 में सीपी वक्रता त्रिज्या है। अब कह रहे हैं ध्रुव यानी कि पोल क्या होता है, तो पोल क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो सबसे मध्य बिंदु होता है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और 16.7 में P क्या है, जो P इसे दर्शाया गया है वही ध्रुव है। अगली हेडिंग है दा, क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या कह रहे हैं, चित्र 16.7 में PC मुख्य अक्ष है। क्या है, PC जो है वो मुख्य अक्ष है। अगली हेडिंग क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है देखेंगे। दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। चित्र 16.7 में M1 M2 दर्पण का द्वारक है, ठीक है। मुख्य फोकस क्या है देखेंगे, मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है ये जो किरणें जा रही हैं सारी मिरर पे निकलती हैं, मिरर से जब जो वापस आ रही हैं और ये ऐप पे मिल रही हैं, ये आभासी है इसीलिए, और ये जिस बिंदु पर सभी किरणें अपना प्रतिबिंब बना रही हैं, मिल रही हैं, वही होता है हमारा फोकस यानी कि मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तित होगा, या ये भी बोलते हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका आधा भी फोकस होता है, ठीक है। तो यह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे ऐप द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ऐप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। फोकस दूरी क्या होती है देखेंगे। फोकस दूरी किसी गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव व दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी क्या कहलाती है कि किसी गोलीय दर्पण के और ध्रुव के दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे ऐप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमने बताया था कि C और जो मेन पॉइंट होता है यानी P, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। अब कह रहे हैं अगली हेडिंग हमें दी गई है 16.6 में कह रहे हैं कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो क्या क्या नियम है देखेंगे। तो नियम पहला ही हम समझेंगे, क्या कह रहे हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम देखेंगे। पहले नियम में हमें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस ऐप पर मिलती हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुसार आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस ऐप से मिलती हैं। अब देखेंगे क्या है, आपको यहाँ पे डायग्राम के उससे भी समझाया गया है नियम 1 कि देखो ये जो लाइट आ रही थी, किरण आ रही थी, ये कहाँ से आ रही थी, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही थी, अनंत से। और ये मिरर पे गई और कहाँ से जाके गुजरी, फोकस दूरी से, यानी कि ऐप से गुजरी, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेंस, यानी कि ये था हमारा क्या था, ये कौन सा, अवतल दर्पण था, ये हमारा उत्तल दर्पण में सीधी रेखा आ रही, लेकिन आपने देखा कि वो कैसे मुड़ गई है, उसका परावर्तन हो गया और उसका प्रतिबिंब उल्टी तरफ बन रहा है। तो ये था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, नियम दूसरा कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए चित्र 16.10 या उत्तल दर्पण के फोकस से आती प्रतीत हुई किरणें या फैलती प्रतीत होती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए वाह, हमें क्या दिया है इसमें, देखो आप दूसरा नियम कह रहे हैं अवतल दर्पण का कि जो रेखा है
वो भी अनंत से आ रही थी और फोकस से हमने निकाली, ठीक है, फोकस से निकाली, मिरर तक पहुंची तो वो सीधी सरल रेखा में निकल गई। किसके, क्यों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो हमारा वक्रता केंद्र था और जो हमारी प्रतिबिंब बन जा रहा था, यानी जो किरण हमारी फैल रही थी वो वक्रता केंद्र के समान हो जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी कह रहे हैं कि हमने ये एक सरल रेखा डाली थी और वो रिफ्लेक्ट करके उल्टी तरफ मुड़ गई है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ऐप पर बन रहा है, दिख रहा है, ये जो ऐप है यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो नियम पहले में हमने क्या देखा था, उसमें भी किरण अनंत से आ रही थी, लेकिन ये पहले ऐप से जा रहा था और फिर एक अपसरे, और दूसरी किरण हमने डाली ऐप से डाली है तो वो वक्रता केंद्र के समान होकर निकल गई है। दो नियम हमने पढ़ लिए। नियम तीसरा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती हैं। इसे चित्र 16.11 आ में प्रदर्शित किया गया है। उत्तल दर्पण में दर्पण वक्रता केंद्र से गुजरती प्रतीत होती हुई प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसे हम 16.11 में दिखाया गया है। कैसे यानी कि हमने जो लाइट रेज थी वो सी से डाली, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र से डाली और जब वो मिरर पे पड़ी तो वो उसी में क्या हो गई, मुड़ गई, वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से ही मुड़ के चली गई। और उत्तल लेंस में कह रहे हैं कि उसको हमने मिरर से डाला और जाके वो दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर मिला। तो ये था हमारा नियम तीसरा। बाकी के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।